हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन बिहार पॉलिटेक्निक के जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ है उसको। देखिए इसमें हम 2016 का पॉलिटेक्निक क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स से, और 2015 का हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बना के पहले रखा है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, तीनों का हम लोग कंप्लीट और डिटेल सोल्यूशन दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए 2016 का हम फिजिक्स से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्लास 10 से है आपका। वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जो कि बात सच है, और 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है कि वायु का मतलब कि वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसका हमें निकालना है। ये दोनों का रेशियो किसके बराबर है? अपवर्तनांक का। मतलब कि अपवर्तनांक जितना दिया हुआ है, देखिए अपवर्तनांक कितना है 1.5, ये किसके बराबर होगा? शून्य में प्रकाश की चाल या फिर वायु में प्रकाश की चाल, जो कि दिया हुआ है 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जिसका हमें निकालना है उसका हमें स्पीड निकालना है, मतलब इसी का स्पीड निकालना है। मान चलिए इसका स्पीड हम मान लेते हैं इस, तो जैसे ही स्पीड को इस ऊपर लेके जाइएगा तो 1.5 नीचे आ जाएगा। अब देखिए तो बच गया हमारा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ और बटे 1.5। अब देखिए कैसे कीजिएगा, तो इसको क्या कीजिए कि 10⁸ पहले से ही है, तो एक 10 से ऊपर गुना कर दीजिए और 10 से नीचे गुना कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 1.5 में जो दशमलव है ये गायब हो जाएगा, 10 से जैसे गुना कीजिएगा तो इसका दशमलव गायब। अब देखिए ऊपर इसका जो 10 से गुना किए हैं, ये वाला 10 इसमें जोड़ दिए 3 में, तो ये हो जाएगा 30 और नीचे हो गया 15। और इसका 10 खत्म क्योंकि दशमलव में चला गया, तो 15 दूना 30, यानी कि 2 × 10⁸ इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। आप देखिए दूसरा नंबर, किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए आपको बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन पढ़े होंगे क्लास 10 का जब परीक्षा दिए होंगे, तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे किसका होता है? बैगनी का। मतलब कि वो रंग जो है ज़्यादा क्या होता है, मतलब बिखर जाता है। प्रकीर्णन मतलब कि बिखरन हो, जैसे कि आप देखते हैं प्रिज्म से जब लाइट पास करवाया जाता होगा, जैसे कि प्रिज्म से वाइट लाइट जब पास करवाया जाता है, हिमाचली वाइट लाइट है तो इसे निकलता होगा। तो देखिएगा जो सबसे कम डेविएट कौन होता है, मतलब कौन सबसे कम, जो सबसे कम, ये देखिए कम वेंड नहीं करता, मतलब ज़्यादा मुड़ता नहीं, सबसे ऊपर कौन होता है? बैगनी होता है। और जो सबसे ज़्यादा मुड़ जाता है वो कौन सा होता है? रेड होता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं विबग्योर, यहाँ हो जाता है रेड और यहाँ होता है वायलेट। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो जो सबसे ज़्यादा तो ध्यान दीजिए, जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है वो है बैगनी, जो सबसे कम मुड़ता है वो है रेड, यानी कि लाल। अब देखिए इसी में एक और सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो देखिए वो भी सवाल का हम डिस्कशन अभी कर सकते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो देखिए जो बैगनी है वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बिखरता है। तो देखिए जो ज़्यादा बिखरता है उसका क्या होता है? उसका वेवलेंथ कम होता है, और जो कम बिखरता है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, मतलब कि उल्टा होता है। अब इसका कारण देखिए, पूरा हम डिटेल सोल्यूशन बताते हैं। जैसे देखिए जो रेड है यानी कि जो लाल रंग है वो क्या होता है, ये बिखरता कम है। जैसे कि आप प्रिज्म में हम बताए थे ना कि वाइट लाइट ऐसे जाता है, और सबसे नीचे जो जाता है कौन सा? रेड होता है। जो सबसे ऊपर आ जाता है इसका मतलब कि वो वायलेट है। इसलिए हम लोग विबग्योर पढ़ते हैं, VIBGYO पढ़ते हैं। तो देखिए इसका रेड लाइट जो है, रेड जो है यानी कि लाल रंग का क्या होता है? वेवलेंथ जो होता है ज़्यादा होता है, और वायलेट यानी कि बैगनी का वेवलेंथ कम होता है। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसी के कारण देखिएगा कि इसमें दो क्वेश्चन उठता है कि काहे जब शाम के समय जब सूरज ढलता है तभी भी जो है उसका लाइट आते रहता है, ज़्यादा देरी लाइट आता है, और जब सूरज उगता है उससे पहले भी क्या होता है कि 2 मिनट पहले ही हमको जो है लाल रंग दिखाई देने लगता है। ये दोनों क्वेश्चन का कारण वही है कि इसका जो है वेवलेंथ ज़्यादा है और बैगनी का वेवलेंथ कम होता है। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में हम लोग जाते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए किसी पिंड का मतलब, पिंड मतलब कोई मास है, किसी पिंड का द्रव्यमान मतलब कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग को आधा कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो देखिए सवाल कैसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको कह रहा है कि मास और जो है वेग, तो हम इसका गतिज ऊर्जा, तो पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। गतिज को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसी को गतिज ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, इसका फार्मूला होता है 12 × mv²।
mv², मतलब मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कहा जा रहा है कि अच्छा ये शुरू में ऐसा का है। अब उसमें कहा जा रहा है कि अच्छा ये बताइए उसका मास जो है, मास को क्या कर दिया जा रहा है कि आधा कर दिया जा रहा है, नहीं मास को दोगुना किया जा रहा है और जो है वेग को आधा कर दिया। मान चलिए शुरू में ऐसा का है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा में मास जो है, मास अब m नहीं रहा, m को दोगुना करके यानी कि 2m कर दिए, और जो वेलोसिटी है उसको करा कि आधा कर देने की। वेलोसिटी पहले v था, अब v का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा v/2। अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, का है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो देखिए कैसे क्या होगा। अब शुरू में तो इतना था, अब क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए तो इसका तो 2 से 2 गर्दा उड़ जाएगा, ख़त्म। और इसका वेलोसिटी 2⁴ यानी कि हाफ के जगह पर देखिए क्या आता है। अब इसको कीजिएगा तो mv²/4। पहले शुरू में क्या था mv²/2, मतलब है 2 जो n है इसको गुना करके लिखेंगे तो यही ना होगा mv²/2। लेकिन अभी कहा गया mv²/4, यानी कि इतना से u में हम आधा कर देंगे, मतलब ये जो शुरू वाला था उस शुरू से कितना हो गया, आधा गुना हो गया, मतलब कि आधा हो गया, तो इतना mv/4 हो गया। यानी कि जो पहले के काइनेटिक एनर्जी से जो अभी हम किए, जो मास को क्या करिए कि डबल कर दे, वेलोसिटी को आधा कर दिए, तो अब वाला जो गतिज ऊर्जा जो हुआ वो पहले से कितना हो गया, आधा हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है आधी दिया। देखिए ऑप्शन आधा हो गया कि 1/4 हो गया कि दुगुना होगा क्या प्रति, तो आधा हो गया। इस तरह के से आप दम मतलब शुरू वाला लिखिए, दूसरा में क्या कर उसको लिखिए, दोनों को कंपेयर करके देखिए कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक है। मतलब कि घर में आप लोग बहुत फ्यूज जोड़ते होंगे, मतलब घर में कैसे जोड़ते हैं हम लोग, फ्यूज जो वायर होता है उसमें क्या करते हैं, 2 गो रहता है। अब इसमें एगो क्या करते हैं, एगो नहीं एगो 2 गो तार जोड़ देते हैं, कॉपर वाला मोटका जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें जो तार जोड़ते हैं उसमें कॉपर का जोड़ते हैं, काहे कॉपर का एक ही को जोड़ते हैं, इन्हें 4-5 गो गोलियाँ के जोड़ देते हैं। काहे इसे काहे होता है, इसका जो मेल्टिंग मतलब कि जो गलनांक, यही है मेल्टिंग हिंदी में कहते हैं गलनांक। इसका गलनांक होना चाहिए कम। काहे कम होना चाहिए कि मान चलिए कम इसलिए होना चाहिए, मतलब कम में ना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए कम में। कम इसलिए होना चाहिए कि मान चलिए कि ज़्यादा बिजली, मान चलिए ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो कम इसका मतलब कि गलनांक रहेगा, तभी तो जल्दी गल जाएगा, और इसका सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तब जितना भी अप्लायंस जो हम लोग लगाए हैं वो फ्यूज होने से बच जाएगा। अब मान चलिए यहीं जन आप लगा दिए हायर वाला टंगस्टन का वायर लगा दिए, जो कि उतना ही वोल्टेज है। अब इसमें मतलब वोल्टेज इतना मिला, अब वोल्टेज मिल गया मतलब कि 2-3 हज़ार। अब 2-3 हज़ार इसको टंगस्टन के वायर को वोल्टेज मिलेगा तो पिघलबे नहीं करेगा, यानी कि कंडक्शन शुरू रहेगा, मतलब करंट आते रहेगा, सर्किटें ब्रेक नहीं होगा। अब पता चला कि पूरा मतलब कि जो है जितना भी लगाए थे बॉल बत्ती फ्यूज वायर सब खत्म हो गया। आइए वैसन के है। तो यहाँ पर कैसन वायर लगाया जाएगा कि वैसा जो कि उसका जो है गलनांक बहुत ही कम हो। बहुत ही कम मतलब कि नहीं, मतलब कि जितना चाहिए उतना, जैसे कॉपर का सही होता है, एगो आप कॉपर लगा सकते हैं या फिर 1-2 कॉपर लगा सकते, तार का मेढ़ के लगा सकते हैं। तो गलनांक जो होना चाहिए कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी है। ज़्यादा लगा दीजिए तो क्या होगा कि वोल्टेज तो आएगा, वोल्टेज इतना नहीं आ जाएगा कि उसको सही लेगा। कम लगाएगा तब ना कम नहीं सहेगा, ही जन टूट जाएगा, बाकी सब बच जाएगा। क्योंकि बार बार लगाया जा सकता है, फ्यूज वायर लगाने में क्या दिक्कत है, 2-3 को लगाए। और बहुत बार ऐसा महीने 1-2 महीना में होता है कि फ्यूज वायर बदला जाता है, मतलब कभी कभी फ्लक्चुएट होने के कारण ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं, तो बाकी समय में सही होता है। लेकिन अब तो नया डिज़ाइन का आ गया, सब MCB आ गया, अपने से एकदम गिर जाएगा, अपने से चढ़ जाएगा, समझिए। जहाँ ज़्यादा हुआ वोल्टेज अपने ही से डाउन हो जाएगा। अब आप जाइए सिर्फ उठा दीजिए, काम बन जाएगा, और निकालने का जोड़ने का झंझट खत्म है। तो बस यही है। लेकिन सवाल बनता है तो पूछा जाता है, लेकिन अभी भी इसका प्लेस से मतलब इससे आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कैसा क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग का कैसे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, यही आपसे जानने का कोशिश किया है इस सवाल में। 5वां नंबर देखिए, एक विद्युत का बल्ब है पर 12 वोल्ट। देखिए दोनों लिखा होता है कि जैसे बल्ब आप खरीदते हैं ना, तो कभी कभी देखिएगा आपका जो बल्ब के डिब्बा पर लिखल हुआ कितना वाट का बल्ब है का है, ये सब आप देखिएगा। मान चलिए कभी जाते हैं तो हमारा कोशिश कर रहता है कि कम वाट का बल्ब खरीदें, मतलब कम वाट का बल्ब मतलब कम बिजली खपत करेगा, इसलिए LED लगाया जाता है। देखिएगा वो सब ललका वाला पर कवरे नहीं देगा, कवर पर देगा, उस पर लिखा होता है कितना वाट, देखिएगा पर कितना डिफरेंस आता है। जब छोटा छोटा बल्ब खरीदते हैं, अभी LED खरीदेगा तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 9 चाहे 10 वाट का होगा, और जो खरीदिएगा तो 10, 20, 25 का वाट हो जाएगा, कौन ठीक नहीं। इसीलिए ललका बल्ब बारने के लिए नहीं कहते। भले लोग ठंडी में लोग बार लेता है तो तनी उसका फ़ायदा है, ठंडी में तनी रूम भी हीट हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। लेकिन आप गर्मी में गर्मी कीजिएगा, इसके साथ साथ उतना में बिजली खाता है तो उतना में 4-5 के बल्ब आप LED का जला सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि LED का इस्तेमाल करिए का। तो देखिए उसमें लिखल का सवाल बना लेते हैं। देखिए सवाल बनाते हैं अब 12 वोल्ट, दोनों बात लिखा होता है कि कितना वोल्ट पर जलेगा। 12 वोल्ट चाहिए, मतलब कि मिनिमम 12 वोल्ट चाहिए, इसके ऊपर तो आप कितना भी 220 चाहिए ना। 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा कितना बहेगा। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, सब काम फार्मूले से होता है। पहले ही कहे थे
कि आपको जितना भी सवाल है फार्मूला से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझिएगा। तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो पावर का मतलब पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो यहाँ पर कितना है वाट, 60 वाट। और देखिए वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, 12 का। तो करंट निकल जाएगा कि नहीं, डायरेक्टली 12 25 60। आई का करंट यानी कि एम्पियर में आ जाएगा 5 एम्पियर। छोटा सा बेसिक सवाल था। देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपका। देखिए 6 नंबर, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है। देखिए ये शायद आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आप जानते होंगे कैसे कैसे हो, हम आपको समझाएंगे तो समझ में। देखिए क्या होता है कि आप ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन का पटरी जरूर आप देखे होंगे। देखिए ट्रेन का पटरी मान के ऐसा का रहता है, ऐसा का रहता है। देखिए ट्रेन अब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग हम चीज़ों को बता दीजिए। ट्रेन का पटरी ऐसे रहता है। देखिए लंबा लंबा एक बार जोड़ रहता है, जोरंडा ऐसे रहता है, जोरंडा रहता है। मतलब कि डायरेक्ट ऐसे रेल, इस पर रेल चलता है। तो क्या करेगा कि जिससे कितना दूर रहता है ना, एगो लोहा के बड़का रहता है टुकड़ा, तो छोटा बना है, और दूसरा का जब ज्वाइन रहता है उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ये गैप छोड़ने का कारण है क्योंकि देखिए गर्मी के दिन में इतना ना सूरज का लाइट होता है, मतलब गर्म होता है। इससे क्या होता है कि ई जो है, ई जो लोहा का है ये फैलता है, ये एने आएगा, इसलिए भर जाता है। गर्मी के दिन में भर जाएगा। और ठंडा के दिन में सिकुड़ता है, ठंडा के दिन में हट जाता है, समझे कि नहीं। देखिए तो वही सिकुड़न आप फैलाव होता है। जैसे कि ठंडी में देखिएगा बहुत चीज़ क्या होता है, जैसे गर्मी में देखिए, गर्मी में फैलाव होता है। जैसे देखिए बिजली का जैसे पोल, देखिए पोल है, तार है, तो देखिए हमेशा टाइट नहीं रखा जाता है, एकदम डायरेक्टली नहीं रखा जाए, क्योंकि गर्मी के दिन में फैलेगा। तो फैलेगा, मान चलिए आप नहीं तारवा तो फैलेगा तो टूट ही जाएगा। मतलब कि फैलेगा तो मतलब कि लटक जाता है, फैलेगा मान चलिए ये फैलेगा, इसका मतलब लटक जाता है। लेकिन ठंडी के दिन में घाटा हो जाएगा, क्योंकि ठंडी के दिन में तार सिकुड़ता है, समझिए इसमें सिकुड़ता है। अब मान चलिए तार अब नहीं दिए, इतना टाइट पूरा बांध दिया, ठंडी के दिन में लगा सिकुड़ने, तो तारवा टूट जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही तार लपेटा जाता है। तो गर्मी में दिन में देखिएगा थोड़ा सा लटकता है ज़्यादा, और ठंडी के दिन में लटकाव थोड़ा सा कम होता है। ये बहुत लोग नोटिस नहीं करता है, लेकिन ऐसा होता है। अब ये रेलवे के पटरी पर बहुत अच्छा से सीनरी से देखा जा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है गर्मी के दिन के लिए, क्योंकि देखिए गर्मी के दिन में क्या हो जाएगा, फैल के भर जाता है, ये अपने से गैप भर जाएगा, और ठंडी के दिन में फिर सिकुड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। तो यही है रेखीय प्रसार। अब इसी तरह से बहुत चीज़ होता है। अब देखिए जितना भी लोहा का चीज़ है गर्म होने पर फैलाव करता, फैलता नहीं। इसीलिए हम लोग जैसे कि वो जो लोसारी होता है, लोसारी अब बिहार में गए होंगे तो देखते होंगे, लोसारी में कैसे लोहा को गर्म किया जाता है। जैसे खुरपी पीटना होता है, जैसे खुरपी है, मान चलिए खुरपी है तो इससे निकला रहता है, तो खुरपिया को गर्म फिर लोहा करके तब पीटा जाता है। गर्म इसलिए करते हैं ताकि उसको पीटने में आसानी हो और फैलेगा। तो जब देखिए लाइनियर का मतलब कोनो चीज़ गोल चीज़ है, सीधा चीज़ को फैलाते हैं, उसको कहते हैं रेखीय प्रसार। लेकिन जब कोनो चादर को, जैसे गोल चादर है कि नहीं, लोहा का चादर है, ये जो फैलेगा तो ये कैसे फैलेगा, हेंगा फैलेगा, मतलब हेंगा फैलेगा, कि गोल चीज़ ऐसे ही ना फैलेगा। ये लंबा है तो लंबा है, इतना है तो फिर कभी इतना हो जाएगा, कैसे, तो इसे बढ़ता है। वैसे ये तीनों तरीका से कोई चीज़ अगर मान चले कि ये तो दो बता दिए कि रेखीय प्रसार का है, और एगो इसको रेखीय मतलब कि ये रेखा मतलब एक ही सीध में है, और एरिया वाला को का क्षेत्रफल प्रसार ऐसा कुछ होता है। दो चीज़ होता है, तीन चीज़ होता है। तो दो चीज़ आप जान गए, रेखीय प्रसार क्या होता है, ये चीज़ का कैसे काम करता है, ये सब समझ गए। अब देखिए इसका गुणांक का मात्रक हमसे पूछा मात्रक है, लेकिन हम आपको इतना चीज़ बता दीजिए जो आपको जानिएगा तो फायदा आएगा। अब फिर आप पढ़िएगा क्लास 12 में ये सब चीज़ है। तो देखिए रेखीय प्रसार का गुणांक, तो देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला जिसे बताते हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए मान चलिए कि पहले है कुछ लंबाई का कुछ हमने रॉड ले लिए, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए कि कुछ हम गर्म हीट देते हैं, हमारा हीट मतलब इसको गर्म कीजिएगा, तो बात सही है कि जैसे ही गर्म कीजिए लगेगा फैलने। अब आपको नोटिस नहीं करते, बहुत छोट फैलता है, मतलब कि लेकिन फैलता जरूर है। अब फैलता है तो इसका कुछ गुणांक होता है, रेशियो मतलब कितना फैलेगा ना, उसको कहते हैं अल्फा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्फा। देखिए आप अल्फा बीटा पढ़े होंगे कि नहीं, अल्फा पढ़ते हैं, दो मूल का रूट कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा, वही वाला अल्फा है, वही वाला अल्फा है। क्लास 10 में पढ़ते होंगे, दो मूल निकाले तो अल्फा बीटा आप निकालते, वही वाला अल्फा है। उसके रेखीय प्रसार को कहते हैं अल्फा। तो अल्फा होता है जिसके कैसी हम कहें ना कि तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। देखिए उसका फार्मूला होता है, मान चले कि शुरू में क्या था, कितना फैला, मान चले कि ये 5 सेंटीमीटर का हम कुछ लिए थे, तारे ले लिए, चाहे कोनो लोहा का रॉड ले लिए। अब इसको जैसे ही हीट दीजिएगा ना तो ये बढ़ जाएगा, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका फार्मूला होता है कि फार्मूला कैसे होता है, अब देखिए लिखा जाता है कि फाइनली कितना बढ़ गया, LF मतलब कि लेंथ कितना है फाइनली, और शुरू में लेंथ इनिशियल मतलब शुरू में कितना था, प्लस L इनिशियल इंटू अल्फा इंटू डेल ऑफ टी, मतलब कि तापमान का कितना। मान चलिए शुरू पर हम तार था, तो इस शुरू पे मान चलिए कि रूम टेम्परेचर पर था तो 25 डिग्री, क्योंकि रूम टेम्परेचर में हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम हीट किए, मतलब कुछ चीज़ में डाल के हीट कर दिए, 40 50 60 तक हीट कर दिए। तो शुरू में कितना बदलाव हुआ, तब 60 में से 25 घटा देंगे तो ये बदलाव आ गया टेम्परेचर में। और ये अल्फा इसका फिक्स रहता है, मतलब लोहा के लिए इतना ही फैलेगा,
लोहा के लिए इतना फैलेगा, स्टील के लिए फिक्स रहता है अल्फा। यही है आपका रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक, इसी काम को मात्रक पूछ रहा है। और ये देखिए लंबाई है, मतलब शुरू वाला कितना लंबाई है, शुरू का लंबाई यही कितना फाइनली पहुंच गया। अब देखिए कैसे बनता है। अब एल एफ में से एल इनिशियल, इसको क्या कीजिए कि इधर लाइए, फार्मूला फिर से लिख देते हैं। मतलब आपको पूरा चीज़ समझा दे रहा था कि कभी कन्फ्यूजन इस तरह से जो भी सवाल पूछे, कभी कभी तो खाली मात्रा के पूछा है, कभी कोई भी ऐसा नहीं है सवाल पूछ देगा, टेम्परेचर देगा, सब कुछ दे देगा, आपसे फार्मूला लगा सवाल निकलने की वजह, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो एल एफ और इधर था एल आई इनिशियल, मतलब शुरू में कितना था, फिर एल इनिशियल गुने अल्फा इंटू टी। अब हमको निकालना है इसका मात्रक, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो एल एफ और माइनस एल आई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाए चेंज, मतलब कितना बदला हुआ, मतलब कि मान चले कि फाइनली 6 पहुंच गया, शुरू में कितना 5, तो कितना बदला हुआ 1 का, तो ये हो गया। और इधर क्या हो जाए एल इंटू अल्फा इंटू टी। अब देखिए यो इसका यूनिट लंबाई में है, ये हमको यूनिट निकालना है, हमको इसी का यूनिट हमको पता नहीं है। ये टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन या फिर सेल्सियस, तो ये कौन होता है, सेल्सियस होता नहीं तो फ़ारेनहाइट हमको इसका। अभी देखिए यो लेंथ है, यो लेंथ है, तो लेंथ कट गया क्योंकि यूनिट से कोई काम नहीं है इसका। अब बच गया हमको इधर, तो जैसे ही इधर है अभी गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा इजिकल टू डेल ऑफ टी, इधर हो जाएगा अल्फा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर एल एल कट गया था तो इधर आके 1 बाई डेल ऑफ टी। अब टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है डिग्री सेल्सियस, तो 1 बाई डिग्री सेल्सियस। अभी डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा तो क्या होगा डिग्री सेल्सियस पर पावर -1, क्योंकि कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो पावर -1 डिग्री सेल्सियस है, अब 0 मत मानिएगा, डिग्री सेल्सियस, यानी कि अल्फा यानी कि रेखीय प्रसार का मात्रा क्या होगा डिग्री सेल्सियस पर पावर -1। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है, डिग्री सेल्सियस पर पावर -1। इस तरीके से आप चीज़ पूरा समझ गए। कोई भी क्वेश्चन हो कि इतना से इतना बढ़ गया तो उसका, जैसे लोहा के लिए इतना बढ़ता है, मतलब कितना बढ़ता है, मतलब एक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना डिग्री बढ़ेगा, वही होता है रेखीय प्रसार गुणांक। क्लास 12 में इसका डिटेल से आप खूब क्वेश्चन बनाने के लिए मिलता है, तो आप समझते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर 7वां नंबर, ये भी मस्त सवाल है। जैसे सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक कैसे पहुँचती है, 3 गो दिया गया है ऑप्शन। तो देखिए अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल समझाते हैं। जैसे मान चलिए कि हम ही कह रहे हैं कि देखिए अब मान चलिए यहाँ से हम मान चले कि बैटरी है, मान चले बैटरी है, यहाँ 2 तार निकलता है प्लस माइनस, मान चले प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से को बॉल बारना है हमको, तो बॉल बारने के लिए हम कहाँ जोड़े, यहाँ से यहाँ तक कुछ जोड़े कि नहीं जोड़े, तो तार जोड़े। तो तार का एक माध्यम है, क्या चीज़ करने के लिए भाई, तो करंट पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर बॉल को बारने के लिए, करंट को पहुँचाने के लिए हम क्या चीज़ का इस्तेमाल किए, तार का। तो यहाँ कहेंगे कि जो है बिजली को पहुँचने के लिए क्या चाहिए, तार चाहिए, और तार का एक माध्यम है, तो इसको कहेंगे किसके द्वारा ही पहुँचा भाई, चालन के द्वारा, मतलब कोई मीडियम के द्वारा, मतलब कोई माध्यम के द्वारा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, इसमें माध्यम का जरूरत था, ठीक है। और दूसरा कहते हैं, अच्छा ये बताइए आवाज़ जो है हम यहाँ से कू का क्यों कुछ बोले और दूसरा आदमी सुन गया, तो इसके बीच में ले जाने के लिए तार जोड़े थे, नहीं का चीज़ से गया भाई, हवा से, हवा के कारण गया ना, हम यहाँ कुछ बोले फिर ऐसे ही कुछ हुआ, फिर ऐसे से कुछ हुआ, हवा चला गया, ठीक है। और अच्छा ये बताइए कि हमें वो कहा कि रूम कमरा है बंद कर दिए, रूम को कमरा पूरा हवा निकाल दिए, मतलब हवा मतलब सफा कुछ नहीं किए। हम क्या किए कि रूम है हत्ताबर का रूम है, अब यहाँ क्या किए कि हम तनी गैस जला दिया। वो ठंडा के दिन में गैस नहीं जलाते हैं जी आग तापने के लिए, जिससे वो गैसों पर होता है ना, मर के ऐसे जलते रहता है, जला दिया। हम फर जी यहाँ कोना में बैठ गए हैं, लेकिन देख रहे कहा कि कुछ देर के बाद यहाँ से हमको भी गर्मी लगने लगा। तो सर जी ना हम यहाँ तार जोड़े है ना यहाँ हवा बह रहा है, तो फिर कैसे पहुँच गया। अब पूछेगा ना जी कि भाई यहाँ से ना तार जोड़े हैं ना कोई माध्यम है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है गर्मी पहुँच गया, तो गर्मी कैसे पहुँचता है, तो यही है, इसे कहते हैं विकिरण, रेडिएशन कहते हैं। यही रेडिएशन आप सुनते होंगे कि सन रे का रेडिएशन हो गया, हाई हो गया, हाउ हो गया, वही है विकिरण। मतलब सूर्य जो है प्रकाश को रेडिएशन के माध्यम से पहुँचता है, मतलब यहाँ से सूरज है, लेकिन धरती पर 8 मिनट जो है 35 सेकंड, कितना सेकंड लगता है, 5 सेकंड, वो जो है कैसे पहुँचता है, रेडिएशन के द्वारा पहुँचता है, क्योंकि इसके लिए कोई माध्यम नहीं है। लेकिन इसमें इसका कोई माध्यम का जरूरत नहीं, कोई मतलब कि कौन से किसके द्वारा पहुंचा, तो इसको कहते हैं विकिरण। अब इसका डिटेल जो है आप पढ़िएगा क्लास 12 में, हम आपको बताएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन आप समझ गए कि कैसे कैसे क्या होता है, आपको इंटरेस्टिंग तरीके से हम बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो याद देखिए चालन द्वारा का मतलब कि कोई में ना कोई मीडियम होगा, समझे। और दूसरा है संवहन द्वारा, वही जो हवा वाला बताया, संवहन मतलब हवा के तरफ अगर कोई चीज़ जाता है तो हवा के माध्यम से कोई चीज़ जाता है। इस आवाज़ हम लोग का हवा के माध्यम से जाता है कि नहीं, देखिए पॉलीथीन उलीथीन इधर से उधर उड़ जाता है, तो उसके किसके द्वारा, संवहन के द्वारा। लेकिन विकिरण में क्या होता है कि ना हवा ही है और ना का है, जब हवा भी नहीं है और क्या चीज़ नहीं है, कंडक्शन मतलब कोई माध्यम ही नहीं, फिर भी पहुंच जा रहा है हीट, तो इसको कहते हैं विकिरण द्वारा। 8वां नंबर देखिएगा, एक मनुष्य समतल दर्पण से, देखिए पहला भी क्वेश्चन था, हम पहले भी इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दिए थे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे रहा, एकदम मोशन लेवल पूछा है।
एक मनुष्य समतल दर्पण, देखिए हमेशा सवाल समतल दर्पण से ही बनता है, मतलब कि आप जो घर में यूज़ करते हैं ना ऐनक चेहरा देखने के लिए, बस वही है समतल दर्पण। दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ रहा है, वह अपने प्रतिबिंब जिस वेग से दूर भाग रहा होगा। तो देखिए जो 2015 में जो फिजिक्स में सवाल पूछा गया था, तो उसमें कहा था कि कह दिया गया था कि आपका इमेज जो है 6 मीटर पर सेकंड से पीछे घसक रहा है। तो आप ये बताइए कि आप जो है दर्पण से कितने दूर से भीतर मतलब कि भाग रहे हैं। जैसे कि देखिए आपका इमेज है, अब यहाँ आप खड़ा हो गए, अब कहाँ भाग रहे हैं, आप इधर भाग रहे हैं, तो आपका जो इमेज है इधर साइड भागेगा कि नहीं, मतलब जो प्रतिबिंब है इधर साइड भागेगा। तो 2015 में सवाल ये पूछा गया था कि अच्छा ये बताइए कि आपका जो इमेज है जो प्रतिबिंब है वही 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो बताइए कि आप दर्पण से कितने स्पीड से भाग रहे हैं। तो देखिए कंसेप्ट हम पहले ही 2015 में डिस्कस किए, इसलिए कहते हैं कि 2015 से देखिए और 2019 तक ले देखिए, इसके बाद और भी बहुत तरह कुछ बताइएगा, मतलब आपका रिजल्ट हम बेहतर करने के दम हम गारंटी देते हैं। हम इसके खाली क्वेश्चन ही हम नहीं बता देते हैं, बाकी सब लोग खाली क्वेश्चन बता देता है, बस वही काम हो गया। हम क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितना क्वेश्चन बन सकता है और कितना कंसेप्ट से आप सवाल पूछा जा सकता है, इसका पूरा डिटेल हम बताते हैं। देखिए आप अब इतना ही दूर में 5-6 में सीखा, बहुत कुछ सीखे होंगे। रेलवे का पटरी आपको सिखा दी कैसे क्या होता है, बिजली का तार हम कैसे क्या करना सिखा दिए, तो मतलब 5-6 क्वेश्चन में आपको लगेगा एकदम बहुत कुछ सीख गए, समझिए। यही हमसे पढ़ने का क्या फ़ायदा है आपको, बाकी सब लोग भी कहीं जा सकते हैं आप, यही फ़ायदा है हमको। बहुत कुछ चीज़ हमको आपको डिस्कस बतानी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ देखिए, तो हम बताए थे कंसेप्ट की, देखिए अगर आप 3 मीटर पर सेकंड से जितना स्पीड से आप दर्पण से भागिएगा उसका जस्ट डबल आपका इमेज, आपके जो है आपका इमेज क्या चीज़ से भागेगा, दर्पण से भागेगा। तो बस उल्टा से कंसेप्ट हम पहले ही कहते हैं, देखिए कंसेप्ट जो है लिमिट है लेकिन सवाल लिमिट नहीं है। कंसेप्ट को इधर फिल करके क्या पूछो, अलग अलग सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि आप जो है भाग रहे हैं कितने से, 3 मीटर से, तो आपका इमेज कितना भागेगा, 3 दूनी 6। अगर ये पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए आपका इमेज 6 से भाग रहा है तो आप कितने से भागेगा, तो आधा कर दीजिएगा, मतलब कि जितना आप भागिएगा उससे डबल क्या होगा, आपका इमेज भागेगा। तो बस यहाँ देखिए क्या है, आप जो है दर्पण से आप यहाँ भाग रहे हैं 3 मीटर प्रति सेकंड, तो आपका इमेज कितना से भागेगा, 3 दूनी 6। बस समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट है, उलट फिर होते रहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। देखिए सदिश होता है, कदिश होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, ये भी आप क्लास 11th में पढ़े, मतलब थोड़ा सा 11th का टच किया गया है। तो देखिए धारा है, विद्युत क्षेत्र है, दूरी है, आयतन है। थोड़ा सा हम बताते हैं। आयतन आप जानते होंगे, दूरी आप जानते हो, धारा का मतलब क्या है, करंट हो है ना, विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा करे तो करंट, मतलब धारा मतलब क्या है, मतलब कि ना पानी का धार होता है, धार मतलब क्या, बहाव, वही कुछ है। अब देखिए कुछ हम चीज़ बताते हैं, जैसे देखिए हम आपको कहें कि आप 5 किलोमीटर आगे चलिए, हम आपको कहें कि अच्छा वो काम कीजिए, आप यहाँ से उठिए 5 किलोमीटर जाइए। हम आपको कहें कि मान चलिए आप यहाँ बैठे, आप 5 किलोमीटर जाइए, तो आप 5 किलोमीटर कहाँ जाइएगा, मतलब 5 किलोमीटर पूरब में भी जा सकते हैं, पश्चिम में भी जा सकते हैं, मतलब जहाँ मन कर, जहाँ ऊपर नहीं जा सकता, मतलब नीचे पर इधर उधर जा सकते हैं, मतलब 4 तरीके से नहीं जा सकते, पूरा जा सकते हैं, पश्चिम जा सकते हैं, इससे कुछ जा सकते हैं। तो इसमें जो है डायरेक्शन आपका जो है नहीं कहा गया कि आप किधर जाएगा, मतलब इसका मतलब कहीं चलेगा। लेकिन वही अगर हम डायरेक्शन कह देंगे, अच्छा ये बताइए आपको यहाँ से उठना है, आप 5 किलोमीटर पूरब चलिए, इसका मतलब आप 5 किलोमीटर सीधे कहाँ चलिएगा, पूरब जाए। यानी कि जब दूरी के साथ साथ अगर दिशा भी निर्धारित कर दिया जाए तो उसको सदिश राशि कहते हैं, और जब दिशा निर्धारित नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे कि देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि दोनों सदिश राशि है, थोड़ा सा जिक्र आपको मिलता होगा। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि दूरी। जैसे कि देखिए आप यहाँ से शुरू हुए हैं और आपको जाना है, जैसे कि यहाँ से शुरू किया, मान चलिए हम हमारा जो घर है मान चलिए कि कहूँ है सोनपुर है, हमको जाना है पटना। तो सोनपुर से पटना जाने में कोई डिस्टेंस हमको नापना होगा, तो हम हैंगा चल के पटना पहुँच गए, मान चलिए ऐसे पहुँच गए। तो यहाँ से यहाँ जाने में हमको लगा मान चलिए 30, ऐसे चले तो हमको 30 किलोमीटर लगा। लेकिन हम पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ यहाँ से पटना का डिस्टेंस कितना है भाई, 30 किलोमीटर। लेकिन हमसे कोई ये पूछेगा अच्छा ये बताओ सोनपुर से पटना का डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, तब कहेंगे नहीं वो 30 किलोमीटर नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ पॉइंट खींचेंगे और पता चला कि कट के 6 से 7 किलोमीटर हो गए। जैसे कि देखिए सोनपुर से आप जाते होंगे, जैसे कि आप पहले वो नया रास्ता, जैसे पहले गांधी सेतु से लोग जाता था, लम्बा निकल के हेम है हाजीपुर में जाता था लोग पटना। अब कैसे जाता है, जेपीएस सेतु से गर्दा उड़ जाता है, तो 20-30 किलोमीटर बच गया कि नहीं, इधर से डायरेक्ट वहाँ। तो ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट होने से होने, मतलब यहाँ गंगा जी है, यहाँ से जाइए पटना। अब पहले क्या होता था, यहाँ गंगा जी है, मतलब इधर से घूमते हुए फिर जाम में फंसते हुए फिर पहुँचते थे पटना। तो वही चीज़ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दिशा हो गया, मतलब डायरेक्ट हमको वहीं जाना है जहाँ जाना है, और डिस्टेंस में बस घूमते रहिए। तो जिसमें दूरी और दिशा दोनों निर्धारित है उसको कहते हैं सदिश, और जिसमें खाली दूरी होता है उसको कहते हैं अदिश। तो देखिए धारा का मतलब बहाव, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि पानी का धारा इधर भी बढ़ सकता है, उधर भी बढ़ सकता है, इधर भी हो सकता है।
विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए अब थोड़ा सा जिक्र आपको करिए देते हैं। ये भी सब क्लास 12 तक का पता। जैसे देखिए आप जैसे कि बिजली का तार जोड़ते हैं, मान चलिए करंट आई है, मान चलिए करंट जोड़ता है, मतलब बिजली का तार जोड़ते हैं ना जी, इसमें बैटरी लगा के जोड़ते हैं, तो इसमें मतलब कुछ करंट बहता है। तो देखिए जब करंट बहता है ना, तो इसके चारों ओर जो है क्या होता है कि ये जो है विद्युत का क्षेत्र बनता है। क्षेत्र मतलब कि एरिया, और विद्युत मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करती है, इसके चारों ओर विद्युत का क्षेत्र बनता है। लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ना बहुत कम बनता है कि आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारा फिजिक्स में इतना ना छोटी छोटी चीज़ बनता है कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वास्तव में अगर आप बहुत करंट प्रोवाइड कीजिएगा तो आपको इसका महसूस होने लगेगा। जैसे कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट देखिए, आप हैकर ओम का कुछ एक्सपेरिमेंट देखिएगा बिजली से रिलेटेड वाला, तो आपको समझ में आएगा कैसे इलेक्ट्रिसिटी से आपका कैसे बाल उठ जाएगा, बाल इधर उधर हो जाता है। क्या है कि उसमें इतना वोल्टेज निकलता है कि आपका देह जैसे ही टच करेगा तो आपका बाल खड़ा हो जाएगा। ये सब प्लस नेगेटिव होते रहता है, मतलब कि आप जैसे ही छूटिएगा प्लस को तो आपका देह का नेगेटिव बस खड़ा हो जाएगा बाल। तो ये सब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा और ये सब पढ़ने में और इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, नहीं तो बिना ऐसे पढ़िएगा तो आपको अगर ये सब का आवाज़ पढ़ा दिया हमको तो कुछ बुझाइए नहीं चला। इसलिए इंटरेस्ट जगाइए, वो चीज़ होता है लेकिन आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे होता है, ये सब खाली गलती सलती पढ़ा रहा है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट देखिएगा तब मज़ा आएगा आपको कि वास्तव में जो चीज़ पढ़ाया जा रही है कितना काम का चीज़ है। ठीक है, तो देखिए तीसरा दूरी, तो बताइए कि दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन आयतन, तो इसमें होगा कौन, देखिए विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें वैल्यू भी होता है और उसका मतलब कि क्षेत्र का मतलब एरिया, मतलब कैसे, जैसे कि इधर करंट है तो देखिए अगर करंट सीधा जाएगा ना तो इसका जो है, इसका जो जैसे सीधा अगर करंट जाएगा तो दूरी आपको बताया जाएगा, मतलब कि अगर सीधा करंट जाएगा तो इसके भीतर क्या होगा, इसका क्षेत्र बनेगा। अगर जस्ट उल्टा हो गया तो इसके ऊपर क्षेत्र बनेगा। अब हम दिखा नहीं सकते 3D डायग्राम में, तो बस आपको यही समझिए कि जिसमें मतलब दिशा ज्ञान हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सदिश, और जिसमें दिशा का कोई पता नहीं है और फिर खाली वैल्यू का पता है। जैसे 5 किलोमीटर का हुआ वैल्यू हुआ और उसके साथ हम जोड़ दिए 5 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, तो उसका क्या हो गया, वो सदिश राशि हो गया। मतलब उसमें दिशा भी है और उसका वैल्यू भी है। और आयतन में सिर्फ उसमें कोई दिशा का पता चलता है, नहीं चलता। लेकिन विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत किधर जाएगा और किधर उसका डायरेक्शन क्या होगा ये पता हो गया, इसलिए क्या होता है, सदिश राशि होता है। आप इसका 12th में बढ़िया से पढ़िए, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बता दिए। और क्लास 10th में भी थोड़ा सा था डिस्टेंस, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा तो कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो थोड़ा बताया होगा, नहीं तो सदिश आप जानिए। देखिए 10 नंबर सवाल देखिए, किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर की चाल से प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराने के समय इसकी चाल होगी। तो ये सवाल देखिएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले तरह सा इमेज बना लेते हैं। भाई कह रहा है, देखिए 200 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार मतलब कोई मंजिल है, 200 मीटर कोई बड़का नहीं होता है, मतलब कि चलिए 4-5 तला मान लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या करेगा, देखिए लड़का सब का होता है कि बाहर भीतर जाइएगा तो वहाँ तो ज़मीन है नीचे के एकदम गांव देहात ऐसा के एकदम लगेगा मैच उच खेलने। मान चले कि ऊपर लगा सब खेल खिलाने कुछ मतलब कि गेंदा ऊपर लगा खिलाने, तो ऊपर कह रहा है कि ऊपर में है, इस ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर। तो यहाँ 200 मीटर पहले से है, 200 मीटर है, इसके ऊपर क्या कह रहा है कि जो है 200 मीटर ऊर्ध्वाधर की ओर 20 मीटर से मतलब कि स्पीड से कुछ कर रहा है, मतलब कि गेंद उनको फेंक रहा होगा, पत्थर को फेंक रहा, पत्थर थोड़ी फेंकेगा, सर उन पत्थर कपार पर फुट पड़ जाएगा। वहाँ हर एक गाँव में मतलब कि आदमी का कमी रहता है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसा खेल रहा होगा तो 20 मीटर स्पीड से फेंका। तो चलिए सवाल को समझे, फेंका तो पूछ रहा है कि फेंका, तो ये बताइए कि जो उल्टा आएगा ज़मीन पर तो यहाँ आने के बाद इसका स्पीड का होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम तनी 3-4 वो केस को तनी बढ़िया से समझते हैं। 2-4 को फॉर्मूला हम पहले भी बताए थे पहला क्वेश्चन में, इसलिए कहे थे कि सब इंपॉर्टेंट है, वही वाला क्वेश्चन फिर से। तो मान लेते हैं कि मान चलिए यहाँ ज़मीन है, ये 200 मीटर मान लेते हैं, जो छत है इसका, यहाँ से ही फेंका 20 मीटर फेंका, ऐसा एगो पॉइंट आएगा जहाँ पर बॉल होगा 1 सेकंड के लिए, बहुत ही छोटा सेकंड के लिए रुक जाता है, इसके बाद फिर गिरना शुरू होगा, फिर गिरते गिरते नीचे आ जाएगा कि नहीं। तो यही तरीका देखिए। तो अब हम कहे थे कि अच्छा ये बताइए कि कैसे, अब 2-3 को फार्मूला बताया था कि अच्छा ये बताओ कि नीचे हम इतना स्पीड से फेंकेंगे तो कितना हाइट जाएगा। मान चलिए यहाँ से फेंका ना जी, 20 मीटर स्पीड से फेंका, तो ये बताओ ये कितना हाइट तक ही पहुँच जाएगा, ये ना हाइट निकला, ये कितना 20 मीटर से पहुँचे तो कितना हाइट निकल जाएगा। तो हाइट निकालने का हम फार्मूला बताए थे कि u²/2g, ये वो फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके मान लीजिए ज़मीन पर हैं आप, कहीं भी हैं, ज़मीन पर रहना चाहिए, कहीं मत चल जाइए, ज़मीन पर हैं आप, 20 मीटर स्पीड से चाहे 10 मीटर स्पीड से फेंके तो कितना हाइट जाएगा, यही फार्मूला है निकालने का। अब मान चले कि कोनो चीज़ इतना सा फेंके स्पीड से और कितना समय तक ले वो नीचे चला आएगा, मतलब जैसे देखिए
सब फार्मूला का हम डिस्कशन पहले कर दिए थे, लेकिन फिर से हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि मान चले हम यहाँ ज़मीन पर हैं, मान चले हम ही हैं यहाँ पर, हम का के वो बॉल फेंके इतना स्पीड से, मान चले कि 20 मीटर स्पीड से फेंके, तो बॉल फेंके तो भाई आएगा ना कि ऊपर थोड़ी चल जाएगा, चंद्रमा थोड़ी है कि कहाँ कहाँ चल जाएगा, स्पेस नहीं ना है, तो यहाँ आएगा जरूर नीचे आएगा, क्योंकि जी यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखिए आएगा, तो कितने समय में आएगा उसका भी फार्मूला बताए थे कि अगर u स्पीड से फेंकिएगा तो इसका फार्मूला है कि टाइम इक्वल टू 2u/g। ये को फार्मूला दो को काम का चीज़ फार्मूला बताए थे कि टाइम कितना लगेगा 2u/u। 24 नहीं है जी, u है, u का मतलब इनिशियल स्पीड आप कितना फेंकिएगा, मतलब कि प्रारंभिक वेग से आप कितना फेंकिएगा कि आपका समय कितना लगेगा, ये आपका निकल जाएगा। तो इतना समझ गया, फिर से डायग्राम हमको बनाना पड़ जाएगा, लेकिन आप समझ गए ना, मतलब क्वेश्चन क्या था। अब देखिए 200 है, फिर से तो बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए। और यहाँ से 20 से फेंके, तो ये पहले बताइए कि यहाँ तो यहाँ जाएगा, लेकिन 1 सेकंड के लिए कहूँ ना कहूँ रुकेगा ऊपर, कुछ सेकंड के लिए बहुत ही देरी स्टॉप करता है, फिर के बाद गिरना शुरू करता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि अच्छा 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो ये और ऊपर कितना गया होगा, हाइट निकाल लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला अभी बताया है कि u²/2g, यानी कि u कितना है 20 है, आयु का स्क्वायर मतलब 20 × 20, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 20 × 20 कितना हो जाएगा 400 बट 2g, जी का वैल्यू 10 × 20, यानी कि 20 भी काट दिएगा तो फिर यहाँ पर 20 आ जाएगा। यानी कि हाइट ये जो फेंका होगा 20 मीटर पर सेकंड से, ये कितना हाइट गया होगा ऊपर, फिर 20 मीटर गया होगा। तो नीचे तो 200 रही है, ऊपर और 20 मीटर ही फेंका, समझे कि नहीं। तो 20 मीटर ही फेंका, तो अब देखिए यहाँ पर हो गया स्पीड 0। अब देखिए, अब हम थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है v² - u² = 2gh। ये हम लोग पढ़े हैं, 2gh नहीं पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, शुरू में 9वीं क्लास में था, v² - u² = 2 × a × s, एकदम वही वाला सीनेरियो है। तो यहाँ पर जब छत पर जब वो फेंका, तो यहाँ पर तो नीचे 200 था ही, नीचे 200 मीटर, एक और ऊपर वो फेंका तो हाइटवा कहाँ आ गया 20 मीटर आने की। अब यहाँ हो गया स्पीड क्या था, अब जब सबसे ऊपर जब पहुंचा होगा तो स्पीड क्या होगा बॉल का या पत्थर का 0, और यहाँ हमको फाइनल स्पीड निकालना है, यानी इनिशियल स्पीड क्या होगा 0, और डिस्टेंस कितना निकला, डिस्टेंस नीचे वाला 200 ऊपर वाला 20, यानी कि 220। तो सब डाटा दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लगा कर देखते हैं क्या आ रहा है। तो v², देखिए v² हमको तो निकालना है, u² क्या होगा 0, u मतलब कि ऊपर कितना था, जब बॉल यहाँ से शुरू हुआ तो टॉप पर क्या होगा स्पीड उसका 0 हो जाता है, तो ये इनिशियल स्पीड क्या होगा 0, और 2 × a क्या है एक्सेलरेशन तो 10 है, और एस यानी कि 220 मीटर ना, नीचे वाला 200 होगा, ऊपर वाला 20 मीटर लड़का हुआ फेंका 220। और देखिए v² = का आता है, तो देखिए 220 2 × 4 22 × 44, देखिए 4400 का रूट कीजिए, अब क्या होगा। देखिए रूट नहीं आता था सीख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी बहुत सारा वीडियो है रूट निकालने का, आप देख लीजिए, नहीं तो शॉर्ट में भी जैसे कि 4400 का किसके रेंज में होगा, ये सब थोड़ा सा सीख लीजिए, तो थोड़ा सा काम करेगा, मतलब कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। अब जो इसका रूट करना है, क्योंकि v² बराबर इतना था, तो v बराबर इतना हो गया। तो अब देखिएगा कि 60 या 70 के बीच में, क्योंकि 60 का स्क्वायर कीजिए तो 6 × 36 यानी कि 3600 आएगा, और 7 का कीजिए तो 7 × 49, यानी कि जो है 60 और 70 के बीच में इसका आंसर है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 60 या 70, तो 60 और 70 के बीच में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई आप क्या करेंगे। तो देखिए इसका कीजिएगा तो लगभग मतलब कि 66 का कुछ आएगा। आप कैसे करते हैं देखिए, अब वर्गमूल सीख लीजिए, दोनों काम सीख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी हम अगर जरूरत है तो हम बता देते हैं, फिजिक्स में बताते हैं। देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब 4400 हो गया, अब इधर ले लीजिए। अब जानते हैं कैसे किया जाता है, देखिए पहले 6 से कटाते हैं, तो 6 × 1 = 36। अब इधर देखिए जो लिखा जाता है उसको जोड़ा जाता है, तो 6 × 6 = 12, और 6 1 उधर एक बार लिख दिए, दो चीज़ को एक बार लिखा जाता है, 6 × 1 = 36, 4 × 4 = 8, यानी कि 800 हो गया। अब देखिए यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे कि इसमें गुना करके ये 800 से कम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6 रखते हैं, तो देखिए क्या आता है, तो फिर से ऊपर कर देगा जी। अच्छा देखिए समझ लीजिएगा, तो रीजन हो जाएगा, फिर दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़ेगा। 6 जैसे लिखेंगे तो फिर नीचे भी 6 लिखना पड़ेगा, फिर गुना करके देखिए, तो 6 × 1 = 36 के 6 हाथ में चल 3, 6 दूना 12 3 15 5 हाथ में चल 1, 6 × 6 = 1 7। देखिए लगभग आइए गया, मतलब कि 66 ले हो ही जाएगा, 66 पॉइंट समथिंग। देखिए तो 66 पॉइंट समथिंग तो का 70 मार दें, 70 मार देगा कि 66 पॉइंट समथिंग तो क्या होगा 70 हो जाएगा। अगर देखिए इसमें इतनी लॉजिक रहता है, देखिए अगर हमको देखिए अगर इसमें भी तरीका है, इसे फंसाने के लिए दे देता है। अब नहीं तो आप मार दीजिए 60 मार दीजिएगा, तो देखिए कैसे सवाल को पकड़ा जाता है। देखिए अगर 60 हो 61 हो 62 हो 63 हो 64 हो 65 हो 66 हो 67 हो 68 हो 69 हो 70 हो 72 हो 73 हो 74 हो 75 हो 76 हो 77 हो 78 हो 79 हो 80 हो 81 हो 82 हो 83 हो 84 हो 85 हो 86 हो 87 हो 88 हो 89 हो 90 हो 91 हो 92 हो 93 हो 94 हो 95 हो 96 हो 97 हो 98 हो 99 हो 100 हो 101 हो 102 हो 103 हो 104 हो 105 हो 106 हो 107 हो 108 हो 109 हो 110 हो 111 हो 112 हो 113 हो 114 हो 115 हो 116 हो 117 हो 118 हो 119 हो 120 हो 121 हो 122 हो 123 हो 124 हो 125 हो 126 हो 127 हो 128 हो 129 हो 130 हो 131 हो 132 हो 133 हो 134 हो 135 हो 136 हो 137 हो 138 हो 139 हो 140 हो 141 हो 142 हो 143 हो 144 हो 145 हो 146 हो 147 हो
इसके पहले अगर 65-64 तक ले हो तो इसमें 60 के रेंज में आ जाएगा। अगर इतना स्पीड आता है तो 60 में मारिएगा। जैसे ही 5 से 6 आने लगा, 65 आ जाए, 66 आ जाए, 67 आ जाए, 67-68 आ जाए, तो आप 70 में मार दीजिएगा। ये राउंड ऑफ फिगर पढ़ने के लिए पढ़ा, जैसे कि आप लोग पढ़ते नहीं कि 55 पॉइंट जैसे कि 9 हो तो इसको कौर पे मानेंगे, 56 रुपये मान लेंगे कि नहीं, 55.8 पैसा हो तो कुछ को इतना मान लेते हैं कि नहीं। उसी तरफ मानने का तरीका है। अगर 5 हो तो वो तो दिया होगा ऑप्शन, लेकिन अगर उससे कम पर ही सवाल पोजीशन का सवाल सेट रहता है कि आपको वैसे पूछा जाएगा कि इससे 6-7 आएगा तो आप अगला 70 में मारिएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, 66 है तो आप कितना मारिएगा, 70 वाला मारिएगा, क्योंकि 66 आ गया। अब 66 पॉइंट कुछ आता तो 5 से ज़्यादा है तो बस आप 70 पर मारिएगा। ये आप देख लीजिए, टेक्निक थोड़ा सा इस्तेमाल आएगा। अब फिर आप क्लास 12 में जाइएगा ना तो सीखने को मिलता है, क्लास 11 में मिलेगा ये जो राउंड करने का, मतलब कितना को कितना माने, इस पर बहुत सारा सवाल पढ़ने को मिलता है। तो आप हमको अभी बता दिए, हमको लगता है शायद उसी चीज़ को यहाँ इस्तेमाल करवाया है, इसलिए इसे सवाल पूछा गया है। 11 नंबर में आएगी। जल्दी जल्दी सवाल मारते हैं 15 को, और फिर 15 को नेक्स्ट वीडियो में आपको जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि वो डिस्कशन में इतना ना डिटेल करते हैं कि आपको सब चीज़ समझ में आ जाता है। देखिए 11 नंबर बहुत ही आसान सवाल है। 11 नंबर मोमेंटम आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो उसका है मोमेंटम का। देखिए 150 किलो का एगो तोप है और 1.5 किलो का गोला। बात सही है, तोप मतलब तोप से तो गोले नहीं निकलेगा। जो 60 किलोमीटर प्रति वेग से निकलता है तो तोप के पीछे हटने का वेग, देखिए बहुत सारा फिल्म देखिएगा, बॉर्डर वॉर्डर जो लड़ाई वाला फिल्म है उसमें देखिएगा, जैसे ही निकलता है तो वैसे ही जर्किंग होता है पीछे, इसलिए उसको भार ज़्यादा बनाया जाता है। अगर वही जैसे मान चले कि अगर टैंकों को हल्का बना दिया जाए तो पता चला कि इधर मान जाए तोप से निकला इधर, तो टैंक पे चल गया कुछ दूर ले, आदमी के वजह भारत देश में घुस गया या बॉर्डर तूर तार कर देगा। तो यही है, उसको इतना भारी इसलिए किया जाता है ताकि वो इतना ना तेज़ से निकलता है, और उस जर्क से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जो है इसको इतना भार दिया जाता है। समझे, यही कारण है उसको भार देने का। अगर भार नहीं दिया जाएगा तो इतना नहीं स्पीड से निकलता है कि कम हल्का रहेगा तो यही मतलब कि पीछे हट जाएगा, इतना ना हट जाएगा कि यहीं को नुकसान पहुंच जाएगा, यहीं को सैनिक को नुकसान पहुंचा देगा। तो देखिए अभी मोमेंटम कंजर्व करना है, मतलब कि m1v1 = m2v2, मतलब दूसरा का मास और उसका वेलोसिटी का गुणांक, पहले वाले का मास और पहले वाले का वेलोसिटी का गुणांक हमेशा बराबर रहता है। देखिएगा बहुत बार क्या होता है कि जब दौड़ करने जाते होंगे, जैसे कि सब जो एयरफोर्स का सब दौड़ाई होता है, तो देखिएगा जिसका जो मतलब जिसका हाइट उट कम रहता है, मतलब कम पातर देह का रहता है, वो देखिएगा ज़्यादा स्पीड दौड़ेगा, तो नेचुरली है क्योंकि उसका वेट उट कम होता है। तो जैसे ही वेट कम होगा तो वेलोसिटी नेचुरली ज़्यादा होगा। देखिएगा तो देह हाथ बनौले होगा, यानी देह हाथ होगा तो उसका अपने ही स्पीड घट जाएगा, तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको स्टामिना के द्वारा तैयार करना होता है। क्योंकि नेचर के लॉ के हिसाब से क्या होगा, उसका तमाम ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके वो क्या कर लेता है, अपना वेलोसिटी बढ़ा लेता है। समझे, लेकिन नेचर के द्वारा क्या होगा, जिसका मास ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम होगा, और जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसका वजन कम होगा। तो बस यही उपाय करना। देखिएगा 150 की तोप है तो इसका जो है 150 है, और इसका वेलोसिटी हमको निकालना है, मतलब कितना से पीछे हटेगा, तो यही तो हमको निकालना है। दूसरा का मास दिया हुआ है कि भाई 1.5 किलो का है और कितना से हटा है 60 मीटर। तो देखिएगा थोड़ा सा 60 मीटर में, तो बस वही है, मीटर पर सेकंड है तो देखिए हाँ ठीक है मीटर पर सेकंड है तो यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा भी मीटर पर सेकंड ही है। तो बस काटिए, क्या कीजिएगा काटिए। देखिए इसका जो 60 है इसका मतलब 6 × 10 लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं कि 6 × 10। ये वाला 10 क्या कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 1.5 से 10 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 15। तो दशमलव हटा दीजिए, 10 को भी हटा दीजिए, 15। और देखिए 15 दहाँ का 150, तो 10 भी बराबर 6 का हो गया, 10 भी बराबर 6, तो भी बराबर क्या होगा 6/10। 6/10 का मतलब क्या होगा 0.6, यानी कि 0.6 मीटर पर सेकंड से पीछे हटेगा। तो बहुत ही कम है कि नहीं, 1 सेकंड में 0.6 मीटर बहुत ही कम है। तो देखिए जर्किंग कितना कम हो गया, इसीलिए इतना वजन किया जाता है। आप समझिए, देखिए आपको कितना 2 चीज़ बता दी, आपको आर्मी एयरफोर्स में काहे से किया जाता है, सब चीज़ बता दी आपको, यही जन जो समझ गए होंगे। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन पर मत जाइए, मतलब कि ऑप्शन तो हालांकि आपको तो आंसर मिल जाएगा उसमें कोई, लेकिन कितना चीज़ आप सीख रहे हैं ये जानना जरूरी है। 12 नंबर में देखिए, अब आप मतलब कि बहुत से लोग बताता है कि मतलब कि 30 मिनट में 50 को क्वेश्चन लड़वा देगा, मतलब जो है सो वही बता देगा, बाकी सब कुछ लोग बताएगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन हम जो चीज़ बताते हैं आपको इतना में बहुत सारा चीज़ बताइए जो आपको आएगा वो आप आराम से बना सकते हैं, आपको समझ होगा, तब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 12 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक, देखिए आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, फैराडेस लो, माइकल फैराडे का 2-3 लो है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, बॉल का दिशा निकालने के लिए, फिर किधर करंट जाता है उसका दिशा निकालने के लिए बहुत सारा लो था। तो देखिए इसमें जो है लो है विद्युत वाहक बॉल, जो है विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। तो देखिए इसका आंसर जो है फ्लेमिंग, आपको याद करना होगा कौन सा राइट है कि लेफ्ट है, 2-4 कन्फ्यूजन वाला है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा गूगल करके कि फ्लेमिंग का राइट हैंड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, फिर से लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है, एम्पियर का तनी नियम का है, मैक्सवेल का
कूरोस्कोपी, क्योंकि सब क्लास 10th में था ये सब 4-5 गो लो जो है। फिर मैक्सवेल का क्या रूल है देख लीजिए, थोड़ा सा अपना से कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, तो फिर बाद में लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, फिर आपको जानिए फिर आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। देखिए विद्युत वाहक बल का, जैसे कि मोटर आप लोग देखते हैं ना, खूब मोटर चलाते हैं हम, जैसे कि मोटर हम लोग भी पंखा के दिन में खूब गर्दा उड़ा रहते हैं, बिजली बार ले आते हैं, खूब दुकान से पंखा जोड़ जोड़ के चलाते रहते हैं। तो देखिए मोटर में होता क्या है कि दो तरीके चुंबक होता है, सही ना होता है जी, चुंबक होता है। अब हम लोग यहाँ दो कार्बन ब्रश लगौले रहता था, छोड़िए ना कार्बन ब्रश, यहाँ दो तार जोड़ देते हैं, बस चुंबक रहता है, बिजली देते हैं, और जिसे बिजली देते लगता है नाचने। तो ये नचाने वाला कौन है, कौन बल है भाई, तो यही है विद्युत वाहक बल। यहाँ पर कौन काम किया बल देने का, तो जो हमने करेंट दिया वही ना काम किया। तो इसको कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन होता है क्या चाहिए बताइए, इसमें कौन एनर्जी से कौन एनर्जी परिवर्तन। तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया और ये चलने लगा, यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल गया। तो एनर्जी का जो है बहुत सारा देखिएगा वीडियो यूट्यूब पर कि फ्री एनर्जी लिख ले होगा, फ्री एनर्जी से कुछ होगा, तो देखिए फ्री एनर्जी फेक एनर्जी है, आज तक कभी एनर्जी फ्री में हुआ ही नहीं। एनर्जी जो है एक चीज़ से दूसरा चीज़ में रूपांतरण होता है। देखिएगा वो सब वीडियो को नीचे लिखा होगा, वो सब लिख देता है कि सब फेक वीडियो है, इसलिए सतर्क रहिएगा, समझिए। सब फेक वीडियो बनाता है कि यही बिना एथी के बिना बैटरी के बॉल बार देगा, सब ऐसे ऐसे वो सब चीज़ होता है, लेकिन उसको अलग तरीके से वो दिखाएगा नहीं क्या कर रहा होता है। इसलिए बिना एनर्जी कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ एनर्जी का बदलाव होता है, मतलब इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, ऐसे होते रहता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, याद रखिएगा, बॉल वाला राइट हैंड। अब कुछ याद कर सकते हैं आप हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। ऐसे याद रखिए कि FIR का मतलब कि फोर्स, मतलब कि बॉल, आई छोड़ दीजिए, और R का याद रखिए कि राइट हैंड फ्लेमिंग, बस याद रखिए। F से फ्लेमिंग भी होगा, F से फोर्स भी होगा, R से याद रखिए, FIR याद रख लीजिए। हम एक ट्रिक बता दिए ना, आप अपना से 2-3 को ट्रिक निकालिए। जैसे FIR याद रखिए, कैसे भाई, तो फोर्स यानी कि बॉल किसके लिए, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए, कौन सा भाई, फोर्स के लिए, याद रख रहिएगा। देखिए वीडियो जो हो जा रहा है 40 मिनट का, तो इसे हम जल्दी जल्दी तो नहीं बनाते, जल्दी का आप तो सवाल आपको समझा देना, आप जो बन जाने वाला है उसको फिर बनाने से क्या फ़ायदा। देखिए 13 नंबर में है ए और बी के बीच में तुल्यांकीय प्रतिद्वंद आसान है, 2 ओम का दोनों क्या चीज़ में जोड़ा हुआ है, पैरेलल में, तो 2 ओम का पैरेलल में है, तो बस आप जोड़ के बना दीजिए, 1/r = 1/r1 + 1/r2, तो आधा आधा जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा तो 1, तो बस इसका आंसर जो है बी नंबर है। तो आसान सवाल को बनाने से क्या फ़ायदा, अपना भी समय जो है बर्बाद होगा। लेकिन जो सवाल नहीं बने, जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें कुछ जानने का तरीका, वो चीज़ हम बताने की कोशिश करें। देखिए 13 नंबर आसानी से बन गया, बिना मतलब कि हिंगा गर्दा उड़ा दिया हम, बिना मरोले। 14 नंबर देखिए, 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, तो तार में ऊर्जा होगा। देखिए ये भी एक फार्मूला है, एनर्जी का फार्मूला होता है। देखिए का दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। देखिए टाइम का हमेशा यूनिट जो है सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ मिनट में, तो क्या बदलेंगे, 2 × 60 यानी कि सेकंड, 120 सेकंड, सेकंड में बदल दिए। अब देखिए वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और क्या दिया, करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर का, नहीं 3.5। देखिए एनर्जी का एक फार्मूला होता है VIT, देखे होंगे VIT एगो एनर्जी का। देखिए अब सब लिखा हुआ है, NCERT जो फिजिक्स का जो किताब है ना आपका क्लास 10th का, उसमें देखिए लिखल होगा, जो भी आप खरीदे होंगे, जिस भी प्रकाशन का, उसमें लिखा होता है कि VIT, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। ये सब लाया गया है, समझे, ये सब इधर उधर करके लाया गया है, तीनों में रिलेशन है, क्योंकि जब 3 को सवाल पूछा ना, तब पक्का है कि तीनों से रिलेटेड पूछा। तो देखिए आप खाली गुना कर दीजिए, 12 वोल्ट है, 3 × 5 है, और टाइम है 120, तो बस गुना कर दिए। अब जो भी गुना आ जाए आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है, बस यही चीज़ आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा जूल में। देखिए कभी कभी कैलोरी पूछ देता था, हम आपको बताया था जूल और कैलोरी में क्या अंतर है, कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, मतलब कि जूल जो है बड़ा यूनिट है, और सॉरी कैलोरी जो है बड़ा यूनिट और जूल जो है छोटा यूनिट है। तो कभी कभी यूनिट कन्वर्जन पूछ देता है, क्योंकि इस जब VIT से करके बनाएगा तो आंसर आ जाएगा जूल में, लेकिन कभी कभी देखिए ऑप्शन जो है कैलोरी में बदल देता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर आइए, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 15 को बाद में हम डिस्कशन कर देंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए 15 नंबर, एक व्यक्ति जो है 90 सेंटीमीटर से कम दूरी को वस्तुओं को नहीं देख पाता। देखिए इसका भी पहले वाला वीडियो हम डिस्कशन किए, देखिए उल्टा हो जाता है। देखिए आपको 2 दोष आपको पढ़ाया गया होगा किताब में, कि एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, सुनने में लगता है कि अच्छा ये आदमी को वैसा का दोष होगा, मतलब सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा निकट दृष्टि दोष वैसा आदमी को होगा जिसको निकट दिखाई नहीं देता, लेकिन एक्चुअली में होता उल्टा है। जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ होता है उसको निकट दिखाई देता है, लेकिन दूर नहीं दिखाई देता है, और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको दूर दिखाई देता है, लेकिन निकट नहीं दिखाई देता, मतलब जस्ट उल्टा होता है। तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है। देखिए किसी व्यक्ति को 90 सेंटीमीटर से कम दूर को वस्तुओं को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसको निकट नहीं दिखाई दे रहा। 90 सेंटीमीटर ज़्यादा दूर थोड़ी है। आपका आँख मतलब कि 25 सेंटीमीटर ना कहा जाता है कि आपका आँख का क्या है भाई, 25 सेंटीमीटर, मतलब कि देखिए ऐसा माना गया कि जैसे कि आपका यहाँ आँख है, नयन है आपका, तो 25 सेंटीमीटर
से दूर वस्तु को तक बहुत मतलब आदमी कितना तक ले देख सकता है, बहुत इन्फिनिटी तक ले देख सकता है, मतलब आसमान तक हम लोग देख लेते हैं, आसमान है जाना बहुत दूर है। लेकिन 25 सेंटीमीटर जैसे ही आप ये काम कीजिए, आप ही ले लीजिए वो क्या कीजिए, किताब को 5 सेंटीमीटर चाहे 10 सेंटीमीटर अपना आँख के सामने रख के देखिए, पढ़ेबे नहीं करेगा। 5 सेंटीमीटर पर आप लेगा तो पढ़ेबे नहीं, आँखें लगेगा दर्द करने, पढ़ेबे नहीं कि क्या लिखल है। तो वही है, मतलब कि मिनिमम माना गया कि आप 25 सेंटीमीटर कौन चीज़ को रख कर पढ़िएगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई देगा, ना ज़्यादा ऊबर खाबर, मतलब कि आराम से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि आँख का जो है स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है, तो यही 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 90 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर से कम, यानी कि उसको निकटे नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब निकट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा दोष है इसके पास, दूरदृष्टि दोष है। निकट नहीं दिखाई देते, जस्ट उल्टा कीजिए, दूर वाला कीजिए। दोष कौन सा होगा उसका, दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूरदृष्टि में दूर दिखाई देता है लेकिन निकट नहीं दिखाई देता है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट बताइए कि जब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए हम बताए थे आपको कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि यहाँ से जो भी लाइट आएगा इसको बेंड करके कहाँ कर देगा, बहुत ही लो, मतलब कि दूरी कम कर देगा। इसका मतलब कि जब लाइट को यही जन कर देगा, यानी कि यही वाला इमेज ना उसको आँखवा पर दिखाई देगा, चश्मा जब पहनेगा कॉन्वेक्स लेंस वाला, तो क्या होगा कि इससे जो लाइट निकलेगा ये कहाँ वाला देखेगा, निकट वाला देखेगा। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस वैसा आदमी को जरूरी है जिसको दिखने में कौन सा दिक्कत है, निकट दिखने में दिक्कत है। और कॉन्केव लेंस का काम क्या है, इधर से जो लाइट आता है उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर दे, मतलब कि डाइवर्ज कर दे, मतलब छितार देता है। छितार मतलब भोजपुरी में समझिए, डाइवर्ज का मतलब छितार देता है। इसके कारण क्या होगा, जो दूर वाला जो वस्तु होगा उसको जो है इमेज कहाँ बनेगा, उसके आँख पर बनेगा। इसलिए जो कॉन्केव लेंस, यानी कि जो अब देखिए हिंदी में तो नहीं, देखिए कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल लेंस और कॉन्केव को कहते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस उस आदमी को जरूरी है जो दूर देखना चाहता है, यानी कि उसको कौन सा दोष हुआ होगा, निकट दृष्टि दोष हुआ होगा। समझिएगा उल्टा फेर है ये सब। बनाने वाला कैसन मास्टर था कि उस साला कहा था उल्टे साला लिख देता कि जो सीधा था उसको मतलब जैसे दोस्त था उसको वैसे ही लिख देता, लेकिन लिख दिया साला उल्टा। तो समझिएगा अवतल क्या होता है, अवतल वैसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको दूर दिखाई देता है, दूर दिखाई देता है, इसको दोष कौन सा होगा, निकट वाला दोष होगा। तो देखिए क्वेश्चन है वो इसके रिलेटेड है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को इतना सेंटीमीटर से वस्तु को नहीं दिखाई, इसका मतलब कि निकट उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको कौन सा लेंस चाहिए, जब निकट नहीं दिखाई दे उसको कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल वाला लेंस चाहिए। तो देखिए उसको कोई उत्तल वाला, देखिए उत्तल वाला कौन ऑप्शन है, तो ए है और बी है। अब हमको पावर निकालना है, तो जानते हैं पावर इक्वल टू 1/f, बस समझते कि नहीं, पावर इक्वल टू 1/f, तो बस बना दीजिए। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसको जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस का उपयोग होता है, ये तो पता चलेगा कौन सा लेंस है, उत्तर। अब देखिए 90 सेंटीमीटर की कम वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है, वस्तुओं को 30 है, उसको और नियर करके देखना है। कितना पर देखना है भाई, 30 सेंटीमीटर पर देखना है, यानी कि 30 सेंटीमीटर पर देखना चाहता है। इसका मतलब कि जो वो लेंस जो लगाएगा वो यहाँ से लाइट निकाल करके कितना पर कंसंट्रेट करना होगा उसको, 30 पर। जब भी 30 सेंटीमीटर पर कंसंट्रेट करेगा इसका मतलब इसका फोकस कितना पता चल गया, 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जब फोकस पता चलेगा तो पावर ना निकल जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला है क्या है, पावर इक्वल टू, फार्मूला है डायरेक्ट पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो बस रख दीजिए, अभी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कीजिए, 100/f कर दीजिए, बस हो गया 100/30। अब देख लीजिए जो भी आंसर है आपका 3 3 9 तो 0 पॉइंट समथिंग कितना है भाई, गलती हो गया का, 30 सेंटीमीटर है तो 3 3 9 गड़बड़ हो गया दे। अच्छा देखते हैं का भाई, देखिए जो हम जो सवाल बताए हैं वो भी सही है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से जो अभी हम बताएं वो सही नहीं है। देखिए वो जो हम बताएं वो कैसे सही रहता, वो जो क्वेश्चन ऐसे रहता कि एक व्यक्ति जो है 90 सेंटीमीटर खाली हटा देता, जो हम कहें वो सही हो जाता। देखिए क्या है, एक व्यक्ति जो कहता कि एक व्यक्ति कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, ऐसे सवाल रहता। और कहता कि वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए, तो जो हम अभी बताएं 1/f करके निकाल देते। लेकिन यह सवाल ऐसे नहीं है, वो कहा है कि जो है व्यक्ति जो है 90 सेंटीमीटर से कम वस्तुओं को दूरी को नहीं देख पाता है, समझे। और वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए, तो यहाँ जो पहले हम डायरेक्टली हम f को क्या रखे हैं, जैसे कि हम जो पहले सवाल बताए उसमें 90 सेंटीमीटर कंसिडर नहीं किए हैं। और अगर अब हमको f निकालना हो, क्योंकि हमको पावर निकालने के लिए f जरूरी है, लेकिन अब जो हम f निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 1/v - 1/u करके निकालेंगे। ये लेंस का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालेंगे, क्योंकि इसमें कहा कि 90 सेंटीमीटर से कम वस्तु को दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब कि जो है मान चलिए कि 90 सेंटीमीटर है तो इससे कम वालों को नहीं दिखाई दे रहा और उसको 30 पर लाना है। तो ये काम कौन करेगा, लेंस ही करेगा। उसको क्या करके देखिए, एक्चुअल में हम आपको बताते हैं आई मतलब आपका आँख देखता कैसे। देखिए जैसे कि यहाँ आपका आँख है
तो मान चलिए हम लोग चश्मा पहन लिया, मतलब कोई भी लेंस का तो वस्तु यहाँ है, तो लेंस क्या करता है, ये वस्तु को, तो वस्तु तो वहीं रहेगा, आपके यहाँ चश्मा आने से वस्तु यहाँ से तो उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा। ये क्या करता है कि इसका इमेज को ला के जितना पावर का पहनते वहाँ पर इस वस्तु को इमेज को क्रिएट कर देता है, समझे। और इसके बाद आपका जो है आँख इसको चीज़ को पढ़ता है। बस यही काम करता है लेंस का काम, यही है कि जहाँ भी वस्तु होगा उसका इमेज ला के भिरिया कर देगा, क्योंकि जितना पावर का होगा बस। अब इसके पावर में आ गया, इसका मतलब यहाँ से फोकस मिल गया, तो यहाँ से तभी आपका इमेज बना ही देगा। तो बस यही काम करता है। तो इसमें जो एफ का वैल्यू निकालने के लिए ये 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u का इस्तेमाल करके आप एफ निकालिएगा। और आप जो भी है साइन कन्वेंशन ले करके, आप क्लास 10 में साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे। लेंस फॉर्मूला आपको मतलब कि हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, मतलब कैसे आपका इमेज बनता है। तो बस निकट दृष्टि दोष ये दोनों ध्यान दीजिएगा। और फिर फॉर्मूला बस लेंस का साइन कन्वेंशन आप पढ़े होंगे कि जैसे कि ऑब्जेक्ट ऊपर बनता है तो क्या होता है पॉजिटिव, जैसे निगेटिव बनता है तो नेगेटिव, और इधर साइड क्या होता है लेफ्ट साइड प्लस होता है। देखिएगा आप अभी मत कन्फ्यूज करने लगे कि इमेज में जो मिरर वाला कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, उसका थोड़ा सा फार्मूला, और लेंस का थोड़ा सा, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजन है। क्योंकि देखिए उस पर भी थोड़ा सा हम डिटेल बता दे रहे हैं। जो मिरर वाला जो काम जैसे देखिए मिरर वाला जो काम कॉनकेव में करता है, मिरर में जो काम कॉनकेव करता है वही काम क्या करता है लेंस में। जैसे मिरर में जो काम कॉनकेव करता है वही काम लेंस में उल्टा करने लगता है, यानी कि कॉन्वेक्स करता है। और जो काम कॉन्वेक्स में मिरर करता है वो काम कॉनकेव में लेंस करता है, मतलब काम उल्टा हो जाता है। देखिए कॉनकेव मिरर का पहले भी काम क्या कहा जाता है कंसंट्रेट करने के लिए। देखिए आप कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कि खाना पकाने वाला कुकर में, जैसे कि कॉनकेव मिरर है तो यहाँ क्या होता है कि लाइट आता था तो यहाँ पर कॉन्सनट्रेट, जैसे ही लाइट आता था तो ये कॉन्सनट्रेट होकर एक जगह आ जाता था, जैसे कि यहाँ हो जाता था। जैसे यहाँ से यहाँ अगर लाइट कॉन्सनट्रेट हो जाता था तो यही काम अब लेंस में कौन करता है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ भी लाइट आता है तो यहाँ पर एक जगह कॉन्सनट्रेट, मतलब काम बदल लेता है। तो इस थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होइए, थोड़ा सा फॉर्मूला देखिएगा। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो फिर 15 में बढ़िया से उसमें डिस्कशन कर देंगे, सब चीज़ हम आपको बता देंगे, सब ग्राफ मतलब सब चीज़ डिटेल कर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय श्री राम। ठीक है।